आप एक वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। शायना जी प्लीज, आप पहले अपनी बात को, वायलेशन नहीं है। नहीं वायलेशन नहीं है, मैं आपको थोड़ी आपकी तस्हीह कर दूं। ऐसा कोई बयान दोनों तरफ से अभी तक नहीं आया है। कल उनकी मुलाकात हुई थी, मैं अभी आपका एक एडवर्टाइज देख रहा था जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सद्भावना की जो रैली जो भी कुछ करा था वो क्या चीज थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। गुजरात में टोपी नहीं, वहां आपके, जिसको एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य जो मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा भारत की संसदीय प्रणाली को है। अभी तक सांसद चुने जाते थे, पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने उस संसदीय प्रणाली पर प्रहार करते हुए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करा। मैं उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहां टोपी पहनने से इनकार करा। पर भारतीय जनता का विकास हो जाता। आज भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते तो आपका विकास हो जाता। आप मेरी बात सुनिए, जिस टोपी पहनने को उन्होंने इनकार कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइज में बुर्का और टोपी दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं। कहीं टोपी ना पहन के हिंदू का वोट लिया जाता है, कहीं बुर्का दिखा के मुसलमानों को लुभाया जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी। चाइना एनसी जी, क्या मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। 60 साल में जो आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई भी योगदान रहा है इस देश में, तो वो है कि वोट बैंक की राजनीति, जहां दलित हो, मुसलमान आप कहते थे कांग्रेस ने मुस्लिम का अपीसमेंट किया। मुझे बताइए ना, इस देश में कहां मुस्लिमों का अपीसमेंट हुआ है? प्रगति की राजनीति करनी थी, जो उनको प्रगति की राजनीति बयानी कर रही हैं, तो वो देखते कि हर एक व्यक्ति और मधु किस्मत के जरिए साजिद रशीदी आपसे मिलते हैं, अपने करते रहे वर्ग, और ये अपीजमेंट की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं खेलती है। जब हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में लोग सेक्युलर है, तो इसका मतलब क्या है? अरुण श्रीवास्तव साहब, चाइना जी, मैं आऊंगा मिश्रा साहब आपके पास। मेरे साथ अरुण श्रीवास्तव साहब जेडीयू के नेता भी जुड़े हुए हैं। इंडिया फर्स्ट कहते हैं तो हम बंटवारा की राजनीति नहीं करते हैं। मैं इंडिया फर्स्ट में भी आऊंगा। अरुण श्रीवास्तव साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज उठाते रहते हैं। अरुण श्रीवास्तव साहब, हम कुछ गलत, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नाता नहीं तोड़ा क्योंकि आपको डर था कि अगर आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे तो मुस्लिम वोट आपसे अलग हो जाएगा, और यही कारण था, इसी ने आपको मजबूर किया कि आपने बीजेपी से अपने आप को अलग किया? यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बराबर होती है, वहाँ कोई नहीं देखता कि हिंदू कौन मुसलमान कौन। जब आप नहीं, मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि जब हम एनडीए में थे तो हमको बिहार में शायद 10 से 15% के बीच में ही केवल वोट मिलता था। हम इसलिए नहीं छोड़ दिए एनडीए को कि हमको मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, हम इसलिए छोड़ दिए कि हम लोग सेकुलर थे शुरू से, और हमने जब एनडीए में शामिल हुए थे उसमें अपने सिद्धांतों के आधार पे धारा 174 की बात, चाहे वो राम मंदिर की बात, नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म तब कहां चला गया जब गोधरा दंगों के बाद भी वो मंत्री बने हुए थे। उन्होंने कई सार्वजनिक मंचों से नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वो सेकुलरिज्म कहां गया जब आप कितने सालों से, कम से कम 9 साल आपने गठबंधन की सरकार चलाई अक्टूबर 2005 के बाद बिहार में, तब आपका सेकुलरिज्म कहां गया? विकास पुरुष का नीतीश जी हैं। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जहां तक उन्होंने एक बार तारीफ किया था, एक बार केवल, पूरी पार्टी गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उस दंगे के खिलाफ पूरी पार्टी वहां काम कर रही थी। केवल नीतीश जी वहां जाकर के एक दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो कोई भी आदमी किसी घर में जाता है तो अच्छी बात आपको 2012 में याद आई कि ये कम्युनल पार्टी है, आप लोग भूल जाते हैं। आप 18 साल से एक पार्टी के साथ गठबंधन में है, तारीफ कर दी और आपको एक उदाहरण बना लिया। आपको 18 साल बाद याद आई श्रीवास्तव साहब की ये कम्युनल पार्टी है? क्या आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या आप मुसलमानों को अपने लिए आकर्षित करने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं? अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स क्या है? सवाल ये है, आपको कोई एहसास नहीं होती है और फिर आप तय करते हैं कि ये आपका एक बहाना है। चुनाव लड़ने गए थे पहली बार, उस दिन भी हमने मोदी को रोका था। पिछले 2 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी हमने दो पहलू हैं। आज कोई नई बात नहीं है, और हमने मोदी न आवे या बीजेपी को बता दिया था 2 साल पहले ही किसी भी कीमत पे। साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि आप लोग भी कंफ्यूज हैं। आप लोग नहीं, आप लोग कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज है कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी सद्भावना यात्रा में टोपी पहन ले तो मुसलमान खुश होता था, बीजेपी के पक्ष में चले जाता। नहीं, क्या आप लोग इस सिंबोलिज्म से अपना आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और सामाजिक विकास करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहना यह, जिस बात को अभी तक आप समझ, मैं शायद अपनी बात,
जिस चीज को भारत के आम भारतीयों को समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारतीय मुस्लिम है, उसके नजदीक संविधान सबसे अहम है। और संविधान में बुनियादी तौर पर कहा गया है कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को सामान्य सुरक्षा देगा। तो आप जिस शाही इमाम की बात करें वो 2004 में कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में वोट, आप खाली उनकी बात में, मैं शाहना की एक बात आपने एक बार हिम्मत नहीं जुटाई, मैं शाहना साहब आपने एक बार हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं उनके कहने पे वोट नहीं दूंगा। आपने एक बार ये नहीं कहा कि मैं अपने उत्तर जो मुस्लिमों का अच्छा एजेंडा लेकर आएगा उनके लिए एक विजन दिखाएगा, मैं वोट करूंगा। ये जो भी भारतीय संविधान से डरते हैं इसका मतलब कोई नहीं डरता। भारतीय संविधान के रूप में जो भी मुसलमानों को सुरक्षा देगा, भारतीय मुसलमान सेकुलर वैल्यूज के साथ उनके साथ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो उनकी मुलाकात पे इतनी आपत्ति कर रही है, इनको मालूम होना चाहिए कि एपीजे अबुल कलाम साहब के जरिए मधु किश्वर ने पूरा मोदीनामा लिखा। साजिद रशीदी समेत तकरीबन 80 लोग उलामा जो हैं, जो दाढ़ी और टोपी पहन पहन के उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तब इनको अबिजमेंट नजर नहीं आता। हमारा दाढ़ी टोपी पहन ले आप खुश, कोई खुशी की बात नहीं, नाराजगी। सीधा जो भारतीय संविधान में भारत के मुसलमानों को उनका सहयोग देगा, जो ये मानेगा कि हाँ वो बराबर के हकदार है, खाली ये फतवे की जी। अब सवाल आपके लिए मेरा आज, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साहब इंडिया फर्स्ट की बात है, मैं आज से समझना चाहूंगा, अगर आप हर किसी को इंडिया फर्स्ट नागरिक मानते हैं, आपके लिए हर नागरिक समान है और आपकी नजरों में सब बराबर है, आपने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है लोकसभा चुनाव में, आप बताइए आज मुझे। देखिए, ये वापस आप बंटवारा की राजनीति कर रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल का एक रणनीति होती है और वो रणनीति विनेबिलिटी के आधार पे होती है। आप बार बार ये सिंबलिज्म टोकनिज्म जो करते हैं, समझ लीजिए कि जो आप सच्चर मतलब मुसलमान इस देश शाहनवाज साहब के अलावा आपकी नजरों में कहीं जाने वाली सीट पर लड़ने लायक नहीं है। पता चलता है कि देश से बड़ा रिडिकुलस क्या बात हो सकता है? सुरक्षित आत्मनिर्भर मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने लायक नहीं है बीजेपी की नजरों में। राजनीति कर रहे हैं यह देश आपके सोच से नहीं चलेगा। ये कहना यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे हम इस देश में मुसलमान की आबादी इतनी है जो अपने बलबूते भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। आप सारे लोग आज मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। इस देश में 67 साल में आप सभी लोगों ने मुस्लिमों को छला है। अगर नहीं चला होता तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में इस तरह के बातें निकल के नहीं आती। जो अभी हाल में ही कुंडू पैनल की इंटरिम रिपोर्ट आई है, उसमें ये बातें निकल कर नहीं आती कि आप लोग कहते हैं साहब 15 पॉइंट प्रोग्राम लागू किया, आप कहते हैं साहब स्कॉलरशिप स्कीम निकाली, आप कहते हैं साहब डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रोग्राम 90 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो फिर वो रोजगार के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, अपने स्वावलंबी होने के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से इतने कमजोर क्यों हैं मिश्रा साहब? सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने खड़ा होता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस देश में, ये मैं मानता हूं कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में अभी भी गरीबी है और अशिक्षा है। हमें उसे दूर करना है और इसे सरकार ने समय समय पर नए कार्यक्रम बनाए हैं। एमएसडीपी स्कीम उसी का एक नतीजा है कि हमने देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के सर्वांगीण विकास के लिए वहां अगर आपने विकास किया है तो शाही इमाम का रिकमेंडेशन क्यों चाहिए आपको? ये सब किया है सर, आपने विकास किया, आपको चिंता किस बात की है? नहीं, शाही इमाम एक धर्मगुरु है। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। शाही इमाम इस देश के एक सम्मानित धर्मगुरु हैं। उनसे बात करना या उनसे मिलना तो 2004 में कहा था बीजेपी के पक्ष में वोट डालो, 2012 में कहा था एसपी के पक्ष में वोट डालो। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इस देश को एक ही महिला चला सकती है, दलितों का ख्याल रखती है, मुस्लिमों का भी ख्याल रखेंगी। यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव देखिए, जिन परिस्थितियों में मिश्रा साहब बड़े अदब के साथ मैं आपसे एक बात, मिश्रा साहब मैं आपसे बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं आप तीनों लोगों से कि प्लीज भारतीय मुसलमान को एक वोट बैंक के तौर पर न देखा जाए। वे सक्षम हैं, वह जानता है कि भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा में ही उसकी अपनी रक्षा और सुरक्षा है। परंतु मैं आपके माध्यम आप ये कहने को तैयार नहीं है कि कोई बरगला नहीं सकता इस जमात को, किसी के कहने पे हम वोट नहीं देंगे। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी के नेता से मिले, कल के दिन आप पे फतवा जारी करते साहब आप सब लोग एक पर्टिकुलर पार्टी में वोट करिए, आप ये मानिए आज हम आगे बढ़ चुके हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं, मैं जेडीयू से पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, योग गुरु के यानी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस जारी किया। आप एक जगह योगा के नाम पे लोगों को जमा करते हैं, आप वोट की अपील करते हैं, तब कहीं कोई मुद्दा नहीं होता है। खाली मुसलमानों इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इनके सामने आ गया। बिल्कुल। एक और रिपोर्ट हम जल्दी से दिखा दें।